बातों ही बातों में कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। लगभग 11 बजे खाना पीना करके खाली हुए तो मैंने संजय को बिस्तर पर जाने का आग्रह किया और मैं संजय की उस डायरी को लेकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। मैं कह नहीं सकता मैं कितना उत्सुक था या फिर परेशान। मैं उन पन्नों को पलटने जा रहा था जिसके गर्भ में संजय की जिंदगी का एक लंबा दौर समाया हुआ है, जिसमें कैद थे उसके वो हालात जो उसके तलाक के कारण बन गए, वो बेरहम पल जिन्होंने उसकी बेटी पंखुड़ी की जिंदगी छीन ली। उस डायरी में संजय के उन लम्हों का भी जिक्र था जिसमें कॉलेज के खूबसूरत किस्से, शरारतें और ऊल जलूल हरकतें भरी हुई थी। प्रिया, नीतू समेत ऐसी बहुत सी लड़कियां जो उसकी विवाहित जिंदगी में तो शामिल नहीं हो पाईं, मगर उसके अतीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। उस डायरी के महत्वपूर्ण किरदार में मैं भी एक था। हालांकि उसकी कॉलेज की जिंदगी का एक किरदार मैं जरूर था, इसलिए बहुत गुंजाइश है कि इस डायरी में राज की भूमिका के रूप में मेरा भी जिक्र हो। डायरी संजय की है, इसलिए डायरी के प्रथम पेज से ही मैं शब्द का प्रयोग संजय के लिए निर्धारित होगा। डायरी। जुलाई की सुबह, कॉलेज का प्रथम दिन, नए नए चेहरों से मुलाकात, रैगिंग की भयावह तस्वीर। मैं यानी कि संजय पाठक अंदर से डरा हुआ था। अपने हर कदम पर मैं चौंक पड़ता कि शायद कोई सीनियर छात्र मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं डरी सहमी तिरछी निगाहों से पीछे की ओर निहारता और किसी के न होने के एहसास पर सुकून की सांस भरता। इससे पहले कि सांस उलट कर लौट पाती, फिर वही डर, फिर वही कपकपी। अब तक मैं कॉलेज के गेट को लांघकर कॉलेज के कैंपस के उस हिस्से में दाखिल हो चुका था जहां से कॉलेज की ऊंची इमारत शुरू हो रही थी। छात्र छात्राओं की चहलकदमी से भरा हुआ गलियारा, बीच बीच में एक दूसरे को छेड़ती अदाओं की चमकती बिजलियां, कॉलेज के आखिरी छोर की सीमाओं से बिखरे बगीचे की गली को मैं अभी पार कर पाता उससे पहले जाने मुझे कैसी आहट का एहसास हुआ। बदन थरथरा कर रह गया। मैं समझ नहीं पाया कि एकाएक मेरे पीछे आ रहे वो सीनियर छात्र कहां से टपक पड़े। ये मिस्टर, स्वर मेरे पीछे से प्रस्फुटित हुआ। सच कहूं तो उस वक्त मैं इतना घबरा गया था कि यदि मेरे सामने धरती फट पड़ती तो सीनियर छात्रों का सामना करने से बेहतर मैं उसमें समा जाना उचित समझता। मैं पलटकर खड़ा हो गया, डरी सहमी निगाहों से उनकी ओर देखा। नीचे देखो, उनमें से किसी ने कहा। बेटा, अपनी नजरें तीसरी बटन पर रखो, अपने शर्ट की तीसरी बटन। स्वर किसी दूसरे छात्र का था। रैगिंग? मैं कपकपा उठा। फिलहाल उस वक्त मेरे लिए तीसरी बटन एक नया शब्द था, फिर भी उनका तात्पर्य मैं समझ गया। सारे घेरा बनाकर मेरे चारों ओर खड़े हो गए। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने मुझसे पूछा। सवाल किस छात्र ने किया मुझे पता नहीं चला। संजय पाठक, मैंने उत्तर दिया। बाप का नाम? दिनेश पाठक। माँ? शशि प्रभा पाठक। गुड, अच्छे नाम है, उनमें से किसी एक ने कहा। मैं जाऊं सर? अगला सवाल न होने की तसल्ली पर मैंने पूछा। अरे अरे रुको, इतनी जल्दबाजी काहे मचाए पड़े हो? वो तीव्र स्वर पीछे खड़े हुए किसी और सीनियर छात्र का था। जरा हमसे भी मिलते जाओ। मुझे ठहरना पड़ा। उसने अपने आगे खड़े लड़के को एक तरफ धकेल कर आगे आते हुए बोला, सर से पूछो आपके बाल इतने लंबे क्यों हैं? मेरी निगाहें तीसरी बटन पर टिकी रहीं। सहमी हुई आवाज से मैंने उनके द्वारा आदेश में मिले सवाल को दोहरा दिया। सर, आपके बाल इतने लंबे क्यों हैं? मेरे इस अंदाज पर सामने खड़ा एक छात्र भड़क गया। उसने बगैर किसी लिहाज के मेरी दाढ़ी पकड़ी और ऊपर उठाकर एक छात्र की ओर संकेत करते हुए कहा, अबे यार इधर देखो, इनसे पूछना है। चंद क्षणों तक मैं उसकी ओर हैरानी से देखता रहा। वाकई उसके बाल एक मध्यम लंबाई के बाल रखने वाली किसी लड़की से कम नहीं रहे होंगे। वो उन चंद क्षणों के दौरान अपने बालों को कई बार संवार रहा था। सर, आपके बाल इतने बड़े क्यों हैं? मैं डरते हुए अपने सवाल को दोहरा दिया। तड़ाक तड़ाक, अकस्मात ही उस सीनियर का हाथ उठा और मेरे गालों को खरोंचता हुआ निकल गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले एक ने चिल्लाया, निगाहें नीचे, तीसरे बटन पर। आप यकीन नहीं करेंगे कि सालों बाद आज किसी के हाथ इतनी बेरहमी से मेरे गालों को छुए थे। मैं अंदर ही अंदर उबल पड़ा, जो जल्दी आंसुओं की शक्ल में आंखों से छलछला पड़े। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश में अपनी पलकें गिरा ली। कॉलेज का दूसरा दिन, रैगिंग का दूसरा अंदाज। उस दिन मुझे इतना जरूर मालूम हो गया था कि मेरी कक्षाएं किधर हैं। उसके लिए सरलतर मार्ग कौन सा अपनाऊं जो सीनियर छात्रों की निगाहों में न आ सके। मैं कॉलेज की लंबी चौड़ी सीमाओं से लगी छोटी छोटी इमारतों को आड़ लेता हुआ तीव्रता से आगे बढ़ रहा था। रुको, मेरी कक्षा के सामने दम तोड़ती उन सीढ़ियों को अभी मैं छू पाता, एकाएक मेरे कानों पर एक तीखी आवाज गूंज पड़ी। मैं रुक गया।
पीछे मुड़कर देखा तो बदन एक बार फिर झंझना उठा। मुझसे 10-12 मीटर की दूरी पर पथरीली दीवार से सटी एक लड़की, जो लगभग मेरी ही उम्र की थी, बड़ी हसरत से मेरी ओर देखे जा रही थी। इधर आओ। हवा में उसकी उंगली लहराई तो थोड़ी देर तक मैं असमंजस की स्थिति में एकटक घूरता रहा। गोरा छरहरा बदन, तंग कपड़े, उलझी उलझी सी लटें, गुलाबी होंठों पर धूमिल किंतु कातिल मुस्कान। मैं बदहवास सा उसके पास चला गया। मेरी निगाहें तंग कपड़ों की सीमाओं से सरकती हुई छलकती फिजाओं को पार कर अंदर तक घुस जाना चाहती थी, मगर एकाएक उसने रोक लिया। मुझे अपनी और यूं टकटकरी निगाहों से देखता हुआ देखकर वो चुटकी बजाते हुए बोली, ए मिस्टर, अपनी नजरों को काबू में रखो, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। उफ। मेरी नजरें बिजली की गति से ऐसे झुकी कि पल भर के लिए लगा कि जमीन को चीर कर नीचे पाताल तक धंस जाएंगी। सॉरी मैडम, मैं मुश्किल से कह पाया। इट्स ओके। उसके तेवर ढीले पड़ गए। छिपी निगाहों से मैंने उसके चेहरे को देखा। मुझे यूं सहमा हुआ देखकर अचानक उसके चेहरे पर भीनी सी मुस्कुराहट छोड़ पड़ी। बोली, नाम? जी। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? संजय पाठक। नाइस नेम है ना, संजय पाठक। उसके स्वर खनक रहे थे। थैंक्स। मैंने आभार प्रकट किया तो वो खिलखिला पड़ी। क्यों? मैं समझ नहीं पाया। तभी एकाएक उसे कुछ याद आया। वो जरा गंभीर होते हुए बोली, संजय, क्या तुम्हें कॉलेज के नियमों के बारे में जानकारी कम है? मतलब? मेरी नजर उसके चेहरे पर जा टिकी। टाई इतनी ढीली क्यों है? उसने टाई पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा, इतने करीब कि मैं जरा सा हिलता डुलता भी तो मेरा बदन उसके बदन को छू लेता। मेरा हाल ऐसा हो गया कि कुछ पलों के लिए जैसे मेरी सांसें ठहर गई हों। मैं एकटक उसके चेहरे की ओर देखे जा रहा था। मेरी इस घबराहट से आप इस बात का कतई अनुमान न लगाइएगा कि मेरे दिमाग में बर्फ जम रही होगी। वक्त जरूर असहज था, मगर मैं निगाहों की तृष्णा को शांत कर लेना चाहता था। मांसलता की प्यासी मेरी निगाहें उसके चेहरे से सरकती हुई जो ही बदन के नाजुक हिस्से में घुसने की कोशिश की, वो मेरी थोड़ी को अपनी उंगलियों के सहारे से उठाते हुए बोली, मिस्टर संजय, अगर बदन की तपन से निगाहें सेक गई हो तो जरा हमारे चेहरे की ओर भी देख लीजिए, दोबारा पहचानने में आसानी होगी। उसके लफ्ज मेरे कानों से टकराए तो मैं घबराहट में बर्फ बन गया। मेरी इस अकस्मात की घबराहट पर उसके होठों पर एक बार फिर गुलाबी मुस्कान तैर पड़ी। वो मेरी ओर झुकते हुए बोली, संजय, एक बात बताओगे? क्या? मैं पूछना चाहा, मगर होठों ने साथ नहीं दिया। दरअसल वो मेरे इतने करीब आ गई थी कि कुछ पलों से ही मेरी गर्म इंद्रियों पर दौड़ रहा लहू शायद गर्म लावा बनने वाला था। उसने मेरी स्वीकृति की परवाह नहीं किया। शरारती अंदाज में बोली, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैडम, मैंने अर्थपूर्ण निगाहों से उसकी ओर देखा। उस वक्त मुझे लगा, हो ना हो, मगर मुझ में ऐसा कुछ तो है जो उसे भी मेरे नजदीक आने के लिए मजबूर कर रहा है। मगर क्या? मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। संजय, वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, कुछ बोलोगे? खूबसूरत हैं आप, खूबसूरत। मेरे होंठ कपकपा उठे। ओह रियली? यस मैम। मैंने पलकें झुका ली, मगर निगाहें जैसे बगावत पर उतर आई हों। वो एक बार फिर उसके बदन के नाजुक हिस्सों तक फिसल जाना चाहती थी। वो थोड़ी देर तक मेरे चेहरे की ओर देखती रही। शायद वो उसे पढ़ना चाह रही थी। संजय, सहसा वो बोल पड़ी। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके होंठों पर अब भी मुस्कान बिखरी हुई थी। क्या तुम इन्हें छूना चाहोगे? क्या? क्या कहा आपने? मैंने अनजान बनने की कोशिश की। हालांकि मैं स्कूल के जमाने से ही उन लड़कों में से था जिसे लड़कियों के दिल की बात समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। मैंने पूछा, मेरे बदन को छूना चाहोगे? बेफिक्र अंदाज में उसने एक बार फिर अपनी बात को दोहरा दिया। वक्त को बारीकी से परखने वाला शख्स आज अपनी भावनाओं को समेट नहीं पा रहा था। मैं अब तक ऐसी तमाम लड़कियों से मिल चुका था जो कई बार मुझे ऐसा ही ऑफर दे चुकी थी, मगर इतनी छोटी सी मुलाकात में मिला ये पहला ऑफर था। मैं हैरान था, खुद को रोकना चाहता था मगर रोक नहीं पा रहा था। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी नजरें एक टक मेरे चेहरे पर टिकी रही। मैंने पल भर के लिए सहमी सहमी सी निगाहों से इधर उधर देखा। कॉलेज का वो हिस्सा लगभग सूना था। मैंने अपने थरथराते हाथ अभी उठाया ही था कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे गालों को लाल कर दिया। बदतमीज कहीं के। वो एकाएक बिफर पड़ी। तुम यहाँ पढ़ने आए हो या फिर ये सब करने? एकाएक उसका स्वर कर्कश हो गया।
उसके होंठों पर बिखरी मुस्कान कहीं गायब हो गई। बोली, इस कॉलेज में तुम्हें बहुत सी यूं ही तंग कपड़ों में इशारा करती हुई लड़कियां मिल जाएंगी और उस दौरान हजारों बार तुम्हें ऐसे ही इम्तिहान से गुजरना पड़ सकता है, मगर उसकी आंखें फैल गई। तुम तो एक बार भी नहीं झेल सकते। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हर बार ऐसी अदा पर इशारा करती हुई वो लड़की तुम्हारी सीनियर छात्रा नहीं होगी जो तुम्हें राह दिखाए, वो तुम्हारी सहपाठी भी हो सकती है मिस्टर पाठक। वो मेरी जिंदगी का ऐसा पहला दौर नहीं था जब लड़कियों के मामले में मुझे ऐसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी हो। दरअसल लड़कियां मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिनके सामने आते ही अक्सर मैं बेसब्र हो जाया करता था। मगर ये सबक इकलौता है जिसे आगे शायद ही भूल पाऊं।